यूनिवर्स। हम जब भी ब्रह्मांड के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में एक सवाल ज़रूर आता है, ये यूनिवर्स किस चीज़ से बना है? ये ऐसा क्यों दिखता है? ये कैसे काम करता है? हमारे ब्रह्मांड में कितने डायमेंशन हैं? दोस्तों, आज की ये वीडियो इन डेप्थ होने वाली है, तो इस वीडियो को फुल कंसंट्रेशन के साथ और अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, मनुष्य हमेशा से एक जिज्ञासु प्राणी रहा है। लाइफ में एवोल्यूशन के चलते ब्रह्मांड के कई रहस्यों को भी उजागर किया, लेकिन आज हम जो देख रहे हैं, जितना कुछ भी हम ब्रह्मांड के बारे में जानते हैं, वह तो सिर्फ एक शुरुआत है। ब्रह्मांड के रहस्यों को पूरी तरह से जान पाना आज भी नामुमकिन है। दोस्तों, आज अकॉर्डिंग टू साइंस ब्रह्मांड में जो कुछ भी मौजूद है उसे समझने के लिए हम दो अलग अलग थियरीज का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें से एक है आइंस्टाइन की वर्ल्ड फेमस थियरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी और दूसरी थियरी है क्वांटम फील्ड थियरी। अगर इस यूनिवर्स में मौजूद बड़े पार्टिकल जैसे ग्रह, तारे, गैलेक्सी और इनके व्यवहार और ग्रेविटी से इनके रिलेशन को समझने के लिए हम जो थियरी इस्तेमाल करते हैं वो है थियरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी। जबकि एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल पर एनर्जी और उसके मास को समझने के लिए हम क्वांटम फील्ड थियरी का इस्तेमाल करते हैं। ये दोनों थियरीज अपने फील्ड में बहुत ही अच्छे तरीके से काम करती हैं। यानी सिंपली हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई वस्तु बड़े आकार की है तो वहाँ पर थियरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी काम करेगा, और अगर कोई पार्टिकल क्वांटम लेवल का बहुत ही सूक्ष्म है तो वहाँ पर क्वांटम फील्ड थियरीज बखूबी अपनी भूमिका निभाएगी। दोस्तों, यहाँ पर ब्रह्मांड को समझने के लिए हमारे पास दो थियरीज मौजूद हैं। अब सवाल ये आता है कि यूनिवर्स को समझने के लिए दो अलग अलग थियरीज क्यों? क्या हम यूनिवर्स को समझने के लिए कोई एक यूनिवर्सल थियरी नहीं बना सकते, जो यूनिवर्स में हो रही सभी घटनाओं को, चाहे वह बड़े लेवल पर हो या फिर क्वांटम लेवल पर, सबको एक थियरी से डिफाइन नहीं कर सकते? तो फिजिसिस्ट की इसी सोच ने जन्म दिया एक और नई थियरी को, जिसे हम द स्ट्रिंग थियरी या थियरी ऑफ एवरीथिंग कहते हैं। स्ट्रिंग थियरी की मदद से क्वांटम लेवल और यूनिवर्सल लेवल को एक्सप्लेन कर सकते हैं, और इस थियरी की सबसे मज़ेदार बात तो ये है कि ये थियरी मल्टीपल डायमेंशन और बिग बैंग से जुड़े कई सवालों को डिफाइन करता है, जो मॉडर्न फिजिक्स के लिए अब तक इम्पॉसिबल है, उसे स्ट्रिंग थियरी एक्सप्लेन कर सकती है। इस यूनिवर्स में मौजूद पार्टिकल्स के आपस में इंटरैक्ट करने के तरीके और उनके इन्फ्लेशन प्रभाव को डिटेल में जानने के लिए हम चार फोर्सेस का इस्तेमाल करते हैं, और इन फोर्सेस को द फंडामेंटल फोर्स कहा जाता है। और ये इस प्रकार हैं: ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इन चारों फोर्सेस में सबसे कमज़ोर फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन इसका दायरा सबसे ज़्यादा है। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट के रिपल्सन और इंटरेक्शन के कारण बनता है। अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की। तो ये फोर्स इन चारों फंडामेंटल फोर्सेस में सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है, और यह फोर्स एटॉम में मौजूद न्यूक्लियस को एक साथ बांधे रखता है। और एक लास्ट वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये रेडियो एक्टिव डिके और न्यूट्रिनो के इंटरेक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। यह सबसे वीक फोर्स है, और यह फोर्स न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन को एक एंटी न्यूट्रिनो में कन्वर्स करता है। अब जानते हैं कि यह स्ट्रिंग थियरी क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि क्वांटम लेवल पर ग्रेविटी एग्जिस्ट नहीं करती, और ग्रेविटेशनल फोर्स अकेला ऐसा फोर्स है जिसे माइक्रोस्कोपिक लेवल पर अभी तक एक्सप्लेन नहीं किया जा सका। दरअसल माइक्रोस्कोपिक लेवल पर
ग्रेविटी जैसा कोई कॉन्सेप्ट हमें अभी तक नहीं मिला। यानी हमारे पास अभी तक कोई ऐसी थ्योरी नहीं है जो क्वांटम लेवल पर ग्रेविटी को प्रूव कर सके। लेकिन स्ट्रिंग थ्योरी क्वांटम लेवल पर ग्रेविटी को समझाने का दावा करती है। और ये थ्योरी बिग बैंग से पहले क्या था और इस ब्रह्मांड में 3 नहीं बल्कि 11 डायमेंशन मौजूद हैं। यानी ये थ्योरी समय को जोड़कर 11 आयामों को एक्सप्लेन करने में भी सक्षम है। आइए जानते हैं सुपर स्ट्रिंग थ्योरी के बारे में। सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास कोई वस्तु है जो एकदम सॉलिड दिख रही है। अब हम ये जानने की कोशिश करें कि यह वस्तु किस चीज़ से बनी है, तो इसे माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जूम करने पर हमें एटॉम मिलेंगे। और एटॉम को भी जूम करने पर हम इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को देखते हैं जो न्यूक्लियस का चक्कर लगाते रहते हैं। अब हम इस न्यूक्लियस को भी जूम करके देखें तो हमें मिलेंगे क्वार्क, जिससे प्रोटॉन बनते हैं। और ये लास्ट पॉइंट है जिसे और अधिक जूम नहीं कर सकते। यहाँ जाकर मॉडर्न फिजिक्स की सोच खत्म हो जाती है। और क्वार्क ही किसी मैटर का बेस है। यानी हर वो चीज़ जो हम देख रहे हैं, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या फिर गैस हो, वो इन्हीं क्वार्क के बेसिस पर बनी है। और क्वार्क को और अधिक तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन स्ट्रिंग थ्योरी कहती है कि क्वार्क के अंदर भी एक एनर्जी मौजूद है जो हमेशा वाइब्रेट करती रहती है, जिसके कारण ये स्ट्रिंग जैसा दिखाई देता है। और ये ज़रूरी नहीं कि स्ट्रिंग क्लोज शेप में हो, ये खुले भी हो सकते हैं, खिंचे भी हो सकते हैं और बिल्कुल सीधे भी हो सकते हैं। आपने देखा होगा कि जब एक वायलिन में अलग अलग स्ट्रिंग को वाइब्रेट कराते हैं तो अलग अलग तरह के साउंड प्रोड्यूस होते हैं। उसी प्रकार जब स्ट्रिंग अलग अलग पैटर्न में वाइब्रेट करते हैं तो अलग अलग पार्टिकल बनते हैं। और यही कारण है कि हमें हर वस्तु अलग अलग दिखाई देती है। मतलब अगर हमारे पास एक ऐसा माइक्रोस्कोप है जिससे हम ब्रह्मांड की सबसे छोटी से छोटी चीज देख सकें, तो ये ब्रह्मांड हमें ऐसा दिखाई देगा, एनर्जी के स्ट्रिंग की तरह जो हर समय वाइब्रेट करती रहती है। तो हम ये देख पाएंगे कि हमारे चारों तरफ स्ट्रिंग की तरह दिखने वाली एनर्जी मौजूद है जो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहे हैं। इनके अलग अलग वाइब्रेशन के कारण ही डिफरेंस पार्टिकल बनते हैं। और इसी कारण ये यूनिवर्स इतना विचित्र है। यानी हम सिंपली कह सकते हैं कि इस यूनिवर्स में मौजूद कोई भी वस्तु जो हम देख रहे हैं वह सब एनर्जी से बनी हुई है। और इस थ्योरी की मदद से हम सब कुछ समझ सकते हैं। यानी हमारे पास एक यूनिफाइड थ्योरी है, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, यानी स्ट्रिंग थ्योरी। ये थ्योरी जितनी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग है उससे कहीं ज़्यादा मिस्टीरियस भी है। जब हम स्ट्रिंग थ्योरी के मैथमेटिकल इक्वेशन को देखते हैं तो पता चलता है कि ये थ्योरी हमारे 3 डायमेंशन यूनिवर्स में काम नहीं करती। इसको काम करने के लिए ऐसा यूनिवर्स चाहिए जिसमें समय को जोड़कर 11 डायमेंशन मौजूद हों। क्योंकि हम अब तक ये जानते हैं कि हमारे यूनिवर्स में 3 स्पेशल डायमेंशन हैं और समय भी मौजूद है जो हमेशा फॉरवर्ड है। इक्वेशन को देखकर ऐसा लगता है कि यह थ्योरी इस यूनिवर्स में काम नहीं करनी चाहिए। पर स्ट्रिंग थ्योरी के कॉन्सेप्ट से हम स्टैंडर्ड मॉडल को मैथमेटिकली ड्राइव कर सकते हैं, जिसका मतलब है कि ये सही भी हो सकती है। लेकिन एक सवाल सामने आता है कि अगर ये थ्योरी सही है तो बाकी के 7 डायमेंशन कहाँ हैं? अगर वो इस यूनिवर्स में मौजूद हैं तो वो हमें दिखाई क्यों नहीं देते? स्ट्रिंग थ्योरी को सपोर्ट करने वाले वैज्ञानिकों का कहना है कि डायमेंशन 2 प्रकार के होते हैं। एक आकार में इतने बड़े कि हम उन्हें आसानी से देख सकते हैं, और दूसरे इतने सूक्ष्म, क्वांटम लेवल से भी सूक्ष्म होते हैं जिन्हें मॉडर्न साइंस भी नहीं देख सकता। फॉर एग्जाम्पल, हम दूर से एक वायर को देखते हैं तो ये हमें 1 डायमेंशन लगेगा, लेकिन अगर इसे पास से देखें तो इस वायर पर चलने वाले छोटे छोटे चींटियों के लिए वो 3 डायमेंशन लगेगा,
क्योंकि चींटियां इस वायर के चारों तरफ मूव कर सकती हैं। तो ये पॉसिबल है कि इस यूनिवर्स में 4 से ज़्यादा डायमेंशन मौजूद हैं और हमारे सामने ही हों, पर हम उन्हें देख नहीं पा रहे। और ये थियोरी पैरेलल वर्ल्ड के कॉन्सेप्ट को भी डिफाइन करती है, जिसमें हमारी एक अल्टरनेट रियलिटी नज़र आती है। अब हम इमेजिन करते हैं कि हम स्पेस टाइम के छोटे से छोटे डायमेंशन में जा रहे हैं और लास्ट में इसके सबसे छोटे डायमेंशन में चले जाते हैं। इसमें जो सर्कल जैसा दिखाई दे रहा है वह कर्ल अप डायमेंशन है। अब अगर आपका साइज छोटा है तो आप बड़े डायमेंशन में जा सकते हैं, जो यहाँ पर कर्ल फॉर्म में दिखाया गया है, और आप छोटे डायमेंशन में भी जा सकते हैं, जिसे सर्कल के रूप में दिखाया गया है। लेकिन अगर आपका साइज काफ़ी बड़ा है तो आपको कर्ल अप डायमेंशन दिखाई नहीं देंगे। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये स्ट्रिंग थ्योरी सही है, क्योंकि स्ट्रिंग थ्योरी ऐसे डायमेंशन में काम करती है जिसे हम एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं कर सकते, इसलिए हम इसे सही नहीं मानते। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम इसे पूरी तरह से गलत माने। दरअसल ज़्यादातर फिजिसिस्ट इसे फिजिक्स की थ्योरी कम, फिलोसफिकल थ्योरी ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि हम इसे एक्सपेरिमेंटली टेस्ट नहीं कर सकते। स्ट्रिंग थ्योरी टैक्योन नाम के एक पार्टिकल के बारे में भी एक्सप्लेन करता है, जिसकी रफ्तार लाइट स्पीड से ज़्यादा तेज है। लेकिन वैज्ञानिक ये मानते हैं कि लाइट स्पीड से तेज कोई भी वस्तु ट्रेवल नहीं कर सकती, इसलिए इस थ्योरी को ज़्यादातर लोग गलत मानते हैं। लेकिन आपको बता दें कि इस यूनिवर्स का विस्तार लाइट स्पीड से भी ज़्यादा तेज गति से हो रहा है, यानी कि गैलेक्सीज लाइट स्पीड से तेज एक दूसरे से दूर जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये पॉसिबिलिटी ज़रूर है कि लाइट स्पीड से तेज ट्रेवल करने वाला एलिमेंट टैक्योन भी एग्जिस्ट करता है और स्ट्रिंग थ्योरी सही है। पर यह थ्योरी अभी तक एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है, शायद हम पूरी तरह से समझ नहीं पाए। अगर इन फ्यूचर हम इसे समझने में कामयाब हुए तो हमारा यूनिवर्स को देखने का नज़रिया ही बदल जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि फिजिक्स का कोई भी लॉ ब्लैक होल के अंदर काम नहीं करता और ये बताने में भी सक्षम नहीं है कि बिग बैंग से पहले क्या था। अगर स्ट्रिंग थ्योरी की माने तो बिग बैंग होने से पहले 2 विशालकाय आकार के मेम्ब्रेन मौजूद थे, जिनमें 2 अलग अलग पैरेलल यूनिवर्स थे और दोनों यूनिवर्स वाइब्रेट हो रहे थे, और इसी वाइब्रेशन के चलते दोनों मेम्ब्रेन एक दूसरे से टकरा गए और इस टकराव से ही एक महाविस्फोट हुआ, जिसे हम कहते हैं द बिग बैंग। मैं जानता हूँ कि आपको ये थ्योरी थोड़ी अजीब लग रही है, क्योंकि बिग बैंग के एक्सप्लेनेशन को स्ट्रिंग थ्योरी के द्वारा बहुत ही कम लोग स्वीकार करते हैं। सुपर स्ट्रिंग थ्योरी को मानने वाले लोगों का ये कहना है कि इस यूनिवर्स में मेम्ब्रेन का टकराव चलता रहता है, यानी भविष्य में भी हो सकता है कि हमारा यूनिवर्स भी किसी अल्टरनेट मेम्ब्रेन से टकरा जाए और भविष्य में और भी बिग बैंग जैसी घटनाएं हों। हालांकि ये समझ पाना थोड़ा मुश्किल है और बिग बैंग का ये एक्सप्लेनेशन आपको उतना संतुष्ट न कर पाया हो और काफ़ी लोग इससे सहमत भी नहीं है। लेकिन इन फ्यूचर स्ट्रिंग थ्योरी से हमें और भी सटीक जवाब मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आप स्ट्रिंग थ्योरी के बारे में क्या सोचते हो, हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।